Hello students, today in this video lecture we will discuss about gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा माने सीड्स। तो यानी कि ऐसे प्लांट किंगडम का ऐसा डिवीजन जो कि नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिसमें फ्रूट नहीं डेवलप होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की फॉर एग्जाम्पल पाइनस, उसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है। Now the member of gymnosperms are characterized by the presence of naked ovules, और ये जो ovules होते हैं यही आगे चल के फिर seeds बनाते हैं। तो यहाँ पे naked seeds produce होते हैं, यानी कि seeds जो कि unprotected हैं, किसी भी fruit से covered नहीं है। These are also known as phanerogams without ovary. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है वो दो डिविजन्स में बटा हुआ है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में तो वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो जिसमें हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, एल्गी। और फेनेरोगैम्स में आ जाते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। और उनमें भी फिर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड्स होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें कवर्ड सीड्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स हैं वो नेकेड है। अब इनका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो डिवोनियन पीरियड, पैलियोजोइक एरा की डिवोनियन पीरियड में हुआ था, और ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट हुए थे जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में। These are normally the evergreen trees or shrubs with xerophytic adaptation. Xerophytic adaptations का मतलब जिसमें जो xeric conditions में survive करने वाले जो adaptations plant बियर करता है, जैसे कि नीडल का प्रोडक्शन, जैसे पाइनस के पास नीडल्स होती हैं और जो स्केली लीव्स होती हैं। Now the tallest gymnosperm known is Sequoia sempervirens. ये सबसे tallest gymnosperm है, and the smallest gymnosperm known is Zamia pygmea. Some other examples of gymnosperm are Pinus, Cycas and Orocaria. Now, अब जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है इट इज स्पोरोफिटिक, सेम जैसे कि हमने इससे पहले टेरिडोफाइट्स में पढ़ा, तो वहां पे भी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफिटिक थी। तो ऐसे ही जिम्नोस्पर्म की भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। और ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगी। Now the plant has well developed tap root system. यहाँ पे tap root system देखने को मिलता है, जो नॉर्मली अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो डाइकॉट्स जितने भी होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोरेलॉइड रूट, अब जो इनकी रूट्स होती हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि अगर साइकस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, साइकस की रूट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है एल्गी के साथ, तो उस तरीके की रूट को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। और दूसरा जो पाइनस की रूट्स होती हैं उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है फंजाई के साथ, तो उसे हम माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। तो माइको का मतलब हो गया फंजाई और राइजल माने रूट्स। नाउ द स्टेम इज इरेक्ट, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड वुडी। अब जो इसकी स्टेम होगी वो इरेक्ट होगी और ब्रांच्ड होगी मेनली, लेकिन कभी कभी अनब्रांच भी रहती है, लाइक इन केस ऑफ द साइकस। किसी किसी केस में ये अनब्रांच भी रहेगी, जैसे कि साइकस के केस में अनब्रांच्ड इसकी स्टेम है, और इट मे बी वुडी, और जामिया में इट इज ट्यूबरस। नाउ गिंको एंड पाइनस दे हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। अब ये भी इस जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट दे विल possess लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट्स। ड्वार्फ शूट्स हैव ग्रीन नीडल एट देयर एपिसेस। तो जितनी भी ड्वार्फ शूट्स होंगी उनके एपेक्स पे ग्रीन नीडल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हमने पाइनस की नीडल्स में देखा हुआ है। ठीक है, तो पाइनस की शूट्स में क्या बियर करती हैं, नीडल्स बियर करती हैं। एंड द ड्वार्फ एंड लॉन्ग शूट्स दे कलेक्टिवली आर नोन एज स्पर। Other than that, the presence of leaf scar is also a characteristic feature of gymnosperm. अब नॉर्मली जो इसकी लीव्स होती हैं दे आर डायमॉर्फिक एंड स्पाइरली अरेंज्ड। डायमॉर्फिक का मतलब है कि इनमें नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होंगी और स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगी। स्केली लीव्स मेनली एफिड्रा के केस में देखने को मिलती है। नीटम की लीव्स बिल्कुल डाइकोटिलिडन्स की तरह होंगी। जो नीटम है, नीटम जिम्नोस्पर्म है एक, तो उसकी जो लीव्स होंगी वो डाइकॉट की तरह होंगी, यानी कि उनमें आपको
वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो कि पाइनस के लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट का है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाली एक लॉन्ग शूट है एंड ड्वार्फ शूट इसके जस्ट नीचे है। अब यहाँ पे ये जो ड्वार्फ शूट है, ये वाली लॉन्ग शूट से ही जो अराइज हो रही है ड्वार्फ शूट, उसमें नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट रहेंगी और उसके ठीक नीचे स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती है। नाउ द रूट्स आर डाई टू पॉलीआर्क। यहाँ पे जो रूट्स की जो कंडीशन होगी वो होगी डाई आर्क टू पॉलीआर्क। अब नॉर्मली हम रूट में हमें एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जो जाइलम होगा इट विल बी, जो मेटाजाइलम होगा वो वो आपका जो आपका प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा और जो मेटाजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो रूट्स है, यहाँ पे डायआर्क टू पॉलीआर्क का मतलब कि यहाँ पे आपको दो से इससे ज्यादा ट्रैकीड्स देखने को मिलते हैं। जाइलम जो चीजों का बना हुआ होता है उनमें ट्रैकीड्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जाइलम में देखने को यहाँ पे जो रूट्स है वो डाई टू पॉलीआर्क होती है। अदर देन दैट जो इसकी कॉर्टेक्स होगी, यहाँ पे टेनिनीफेरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम से आपने इसकी स्टेम से फिर ये जो टैनिन, रेजिन, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं ये भी इन टेनिनीफेरस सेल्स की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। द यंग स्टेम हैज अ रिंग ऑफ कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे जो स्टेम में कोलेटरल एंड डार्क कंडीशन देखने को मिलेगी, रूट्स में हमेशा एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है और स्टेम में हमेशा एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ दिस जाइलम है, द जाइलम जो होगा इसका, उसमें सिर्फ ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ होगा। यहाँ पे जाइलम फाइबर और वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का जो जिम्नो को एंजियो से डिफरेंशिएट करता है। तो जाइलम के पास यहाँ पे सिर्फ ट्रैकीड्स और जाइलम पैरेन्काइमा है। सिमिलरली फ्लोएम के पास भी सिर्फ सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। जो अदर इसके दो एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ द साइकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो साइकस की वुड होगी इट इज मेनोजाइलिक। मेनोजाइलिक का मतलब है कि यहाँ पे जो वुड होगी उसमें जो पेरेन्काइमेटस रेज होंगी वो वाइड होंगी, लार्ज पिथ होगी और लार्ज कॉर्टेक्स होगा। जबकि जो पाइनस की वुड है इट इज पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, तो पिक्नोजाइलिक वुड है तो इसकी जो वुड है वो डेंस होगी, कॉम्पैक्ट होगी एंड दे मे हैव स्मॉल जाइलम रेज। अब मेनली जितनों की भी वुड पिक्नोजाइलिक होती हैं तो मेनली जो भी वुड्स मेनोजाइलिक होती हैं तो वो फॉर टिम्बर पर्पसेस यूज नहीं की जाती हैं। द लीव्स दे हैव थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। यहाँ पे लीव्स के पास थिक क्यूटिकल होगा और इनका जो स्टोमेटा होगा वो थोड़ा धसा हुआ होगा। एज इट हैज बीन टोल्ड अर्लियर कि जिम्नोस्पर्म्स में जीरोफिटिक एडेप्टेशंस होता है, तो यहाँ पे थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होना भी एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। The mesophil of leaf may be undifferentiated or it may be differentiated into spongy and palisade parenchyma. Mainly अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लीव्स का जो मीजोफिल होता है, लीव्स में मीजोफिल होता है, वहीं पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। तो वो लीफ का जो मीजोफिल है इट इज मेनली डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा, स्पंजी एंड पैलिसेड। बट जिम्नोस्पर्म के केस में लीफ के मीजोफिल में ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट दैट ऑफ साइकस। तो साइकस में स्पंजी और पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम इसमें लीव्स के वेनेशन की बात करते हैं तो नीटम, जिसमें मैंने कहा कि जो इसकी डाइकॉट, जो नीटम की जो लीव्स होंगी वो डाइकॉटिलिडॉन को बिलोंग करेंगी, को रिजेंबल करेंगी। और डाइकॉट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नीटम में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा और वेल्विस्ट्रिया में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें रेजिन कैनाल्स भी प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्टेम है उसमें टैनिनीफेरस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे टैनिन और रेजिन जैसे कंपाउंड्स हम इनसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो इनकी जो लीव्स होती हैं वहाँ पे भी रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली जितने भी कोनिफर्स होंगे लाइक जो कोन प्रोड्यूसिंग है जैसे कि आपका मेनली पाइनस हो गया, तो यहाँ पे इनमें रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होंगी इनके पास, एक्सेप्ट टेक्सस। जो टेक्सस एक ट्री है जिससे मेनली टेक्सॉल मिलता है, तो वहां पे रेजिन कैनाल्स नहीं प्रेजेंट होगी। तो अगेन हम यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं कि जो टेक्सस है इट इज रिकॉग्नाइज्ड टू
फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कलॉइड विच इज टेक्सोल, जो कि एक एंटी कैंसरस एल्कलॉइड है। नेक्स्ट, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत रेयर देखने को मिलता है एंड दे आर यूजुअली हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हमने टेरिडोफाइट्स की बात करी थी तो वहां पे जो हेट्रोस्पोरी थी वो सिलाजिनेला में से स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दे आर हेट्रोस्पोरस। जो इनके कोन्स होंगे दे आर मोनोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होंगे, जैसे कि हम मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग इसमें पढ़ेंगे। monosporangiate, they are heterosporous, cones are monosporangiate, or the development of microsporangium is eusporangiate. So if you remember our pteridophyte class, तो वहां पे हमने बताया था कि जो eusporangiate होते हैं वहां पे एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करता है। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स का एक पूरा ग्रुप आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करेगा। और लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है जब आपका पूरा कोई माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाए विद अ सिंगल सेल। अगर एक सिंगल इनिशियल सेल है जो पूरा का पूरा एक ऑर्गन बना रहा है, पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बना रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। वहीं यूस्पोरेंजिएट होगा जब एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स से आपका माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगा। तो जिम्नोस्पर्म के केस में जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट होता है। नाउ यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो ऑर्थोट्रोपस हैं। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक तरीके का प्रिमिटिव ओव्यूल है, तो यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कंडीशन देखने को मिलेगी एंड इट इज यूनिटेग्मिक। यूनिटेग्मिक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रेजेंट होगा। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक। जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो मोनोस्पोरिक होगा, सिंगल स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। और जो इसका आर्चिगोनियम है, इट हैज सिंगल एग एंड अ वेंटर कैनाल सेल। यहाँ पे एक सिंगल एग सेल, सिंगल वेंटर कैनाल सेल होगा। और जो नेक कैनाल सेल्स हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर था टेरिडोफाइट्स के केस में जब हम पढ़ रहे थे, नेक कैनाल सेल्स, तो ये यहाँ पे एब्सेंट होंगे। Now all the gymnosperms they are wind pollinated, यानी कि इनमें जो pollination है it is anemophily, क्योंकि they are light weighted, इनके seeds जो होते हैं वो बहुत light weighted होते हैं, so they can be easily pollinated by wind। और इनमें क्योंकि flowers नहीं produce होते हैं, fruits नहीं produce होते हैं, तो ये insects को और birds को अपनी तरफ नहीं attract कर सकते हैं, तो इनका जो light weight है seed का वही इनका pollination के लिए responsible होता है। फर्दर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज साइफिनोगैमिक। तो साइफिनोगैमिक का मतलब होता है कि अगर जो ट्रांसफर हो रहा है जो मेल गैमीट्स का है फीमेल गैमीट्स की तरफ जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है तो उसको हम साइफिनोगैमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म के केस में भी जो फर्टिलाइजेशन है इट इज साइफिनोगैमिक। पॉलन ट्यूब इट में फंक्शन एज हॉस्टोरिया, तो हॉस्टोरिया की तरह फंक्शन भी कर सकती है पॉलन ट्यूब एज इन केस ऑफ साइकस। तो हॉस्टोरिया जो होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। पॉलन ट्यूब कैन एक्ट एज हॉस्टोरिया इन केस ऑफ साइकस एंड इट एक्ट एज स्पर्म कैरियर इन केस ऑफ पाइनस। तो यहाँ पे स्पर्म कैरियर जो मेन फंक्शन रहेगा आपका पॉलन ट्यूब का, पाइनस के केस में वो स्पर्म कैरियर रहेगा। Now the development of embryo is meroblastic. Meroblastic means जो zygote है उसके basal part से अगर embryo का development हो रहा है। Then the development of endosperm is before fertilization and thereby the endosperm is haploid. Embryo is endoscopic. Now यहाँ पे हमें polyembryony देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे embryos एक female gametophyte में develop होंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी अब क्यों होती है? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग्स और बाय द डिवीजन ऑफ जाइगोट। अगर जाइगोट में डिवीजन हो जाए तो उसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। Now if we come to its seed, then its seeds represent three phases in the life cycle of gymnosperm. The first one is integument and nucellus. Now the integument, जो integument होता है वो seed का बाहर का जो सबसे outer covering है वो होती है। तो integument और nucellus, तो nucellus में भी आपका food वगैरह stored रहता है, तो it represent the mother sporophytic phase। तो ये सबसे पहली sporophytic phase है। integument represent करता है first mother sporophytic phase। देन इसकी फेज आती है एंडोस्पर्म, जो कि गैमेटोफाइट फेज है, गैमेटोफिटिक फेज है। और ये जो गैमेटोफिटिक फेज है ये स्पोरोफिटिक फेज पे डिपेंड रहेगी फॉर द न्यूट्रिशन पर्पसेस। देन
उसके बाद इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है और जो एम्ब्रियो होता है वो भी स्पोरोफाइट उसकी मेन प्लांट बॉडी है, because it is developing from the zygote. Now there is a distinct alternation of generation. यहाँ पे alternation of generation देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे एक टाइम पे प्लांट बॉडी पूरी तरीके से स्पोरोफाइट रहेगी और एक टाइम पे गैमेटोफाइट. The diploid sporophytic phase is dominant here and haploid gametophytic phase is reduced. Now the gametophytic phase जो होगी वो इसमें डिपेंड करेगी स्पोरोफिटिक फेज में. Now here you can see some economic importance of gymnosperms. So gymnosperms को हम use कर सकते हैं as timber mainly. Now here you can see some economic importance of gymnosperms. So gymnosperms को हम use कर सकते हैं as timber. Mainly जो conifers के member होते हैं, they are the major source of timber. यानी कि हम इनकी trees को use कर सकते हैं for construction, furniture and paper production. क्यों? Because इनकी जो wood होती है, it is pycnoxylate. अब यहाँ पे रेजिन का प्रेजेंस है, यानी कि जैसे कि पाइनस रेजिन प्रोड्यूस करता है. द जिम्नोस्पर्म कैन बी आल्सो यूज्ड एज फूड, एज जो लीव्स हैं उनको भी हम एज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल की तरह खा सकते हैं, और जो इनके सीड्स होते हैं दे आर आल्सो एडिबल. फर्दर दे मे बी यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल्स, एज टेक्सोल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है, तो वो टेक्सस बकाटा और सबसे पहले ये टेक्सस ब्रेविफोलिया से आइसोलेट किया गया था. जो कोन्स होते हैं पाइनस के वो हम डेकोरेशन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. फर्दर जो सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन को चेक करने का काम सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट करते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स होते हैं, जहाँ पे मेनली आपने देखे होंगे कि पाइनस का फॉरेस्ट होता है कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा हायर एल्टीट्यूड है और जहाँ पे पहाड़ वाले इलाके हैं. फर्दर दे में ऑल्सो प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ शेल्टर, एंड जो साइकस प्लांट है उससे कई तरीके के ऑयल्स, शैम्पूज और लोशन बनते हैं जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूजफुल होते हैं. Thanks for watching the video and do like, share, subscribe for more such content.